पिछले साल ये प्रोटीन मैंने 4,600 रुपीज में खरीदा था और अभी आप अगर ब्लिंकिट पे जाकर इसकी रेट देखेंगे तो वो 5,700 का हो गया। और ये कहानी सिर्फ आइसो प्योर आइसोलेट कोई अच्छी क्वालिटी प्रोटीन की नहीं है, ये कहानी सारे वे प्रोटीन की है। आप मैक्सिम चेक कर लीजिए, मसल नेक्टर चेक कर लीजिए, नेचुरल टिन चेक कर लीजिए, न्यूट्रा बॉक्स चेक कर लीजिए, मसल ब्लेज देख लीजिए, जितनी भी प्रोटीन कंपनीज है इंडिया में जो टॉप लेवल के अच्छा क्वालिटी प्रोटीन बनाती है, सबकी प्राइस लास्ट ईयर से कंपैरिजन में अराउंड 25 to 30% इंक्रीज हो चुकी है। और इस इंक्रीज के पीछे का रीजन क्या है और ये कहां जाके एंड होगा, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक पूरी रिपोर्ट, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि ये प्रोटीन प्राइस बढ़े क्यों, इस प्रोटीन प्राइस के बढ़ने के पीछे का रीजन क्या वॉर था, या ये प्रोटीन प्राइस किसी कॉन्स्पिरेसी की वजह से बढ़े, और इस जो प्रोटीन प्राइस में इंक्रीज हो रहा है ये रुकेगा कब या फिर ये बढ़ता रहेगा। क्योंकि आपका मंथली बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, ये मुझे मालूम है। जहां पहले डाइट पे 6-7,000 रुपीज खर्च करते थे, वहां अब आपको 8 to 10,000 रुपीज, 8 to 12,000 रुपीज तक खर्च करना पड़ रहा है और आपको अच्छा प्योर प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है। ये वीडियो किसी भी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये वीडियो मैं अपनी खुद की रिसर्च पे बना रहा हूँ। और हाँ, इस वीडियो में मैं काफी सारी ब्रांड्स का एग्जाम्पल लूंगा और उस ब्रांड को अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती तो प्लीज मुझे लीगल नोटिस मत भेजिएगा। मैं आपकी ब्रांड को डिमीन नहीं कर रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं लोगों को कि इस प्रोटीन प्राइस के वॉर में हम कैसे अच्छा प्रोटीन चूज कर सकते हैं और कैसे अपना मंथली बजट एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में एक डिटेल्ड रिपोर्ट में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि वे प्रोटीन के प्राइसेस का क्राइसिस इंडिया में ऑल ऑफ सडन क्यों आया। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हाइक कितना रियल है, क्या ये सही में हाइक हो भी रहा है या फिर ये सिर्फ एक इन्फ्लेटेड एक डिमांड को सिर्फ बताया गया है कि प्रोटीन की प्राइस बढ़ रही है। क्योंकि ये वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले अपने इंस्टाग्राम पे डाला था, इस वीडियो के बाद भी प्राइस 30% हाइक हो चुका है। मैंने सबसे ज्यादा सेल्स देखी अपने एफिलिएट कोड से, जो मैं कभी शेयर नहीं करता अपने सोशल मीडिया में। मैं कभी भी लोगों को नहीं बताता कि मेरे इस कोड से जाकर ये प्रोटीन खरीदो। मैंने एक भी कोड आज तक अपने सोशल मीडिया पे नहीं डाला, बट मुझे उस टाइम डालना पड़ा क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आने लगे थे इन कंपनीज के फाउंडर से कि वे प्रोटीन 25 से 30% इंक्रीज होने वाला है। अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को पहले से बता दो, नहीं तो बाद में उनके लिए प्रोटीन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और मैंने सिर्फ अपनी एक रील पे कम से कम नहीं करते 20 lakhs का प्रोटीन उस टाइम सेल करा, क्योंकि लोगों ने उस रील के देखने के बाद स्टॉकअप करा और उसके बाद जब उन्होंने हाइक देखा तो सब डर गए कि अगला महीना कैसे मैनेज करेंगे। अब जो असली कहानी है ना, वो रॉ मटेरियल की होती है। प्रोटीन के प्राइसेस जो मार्केट में आपको मिलते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर मार्केटिंग कॉस्ट भी होती है, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे वेरिएबल्स ऐड हो जाते हैं। बट असली जो कहानी है वो रॉ मटेरियल की। अब जो कुछ बड़ी कंपनीज होती है वो तो रॉ मटेरियल काफी टाइम से अपने पास स्टोर करके रखती है इन्वेंटरी में। वो एक साल पहले एक रॉ मटेरियल खरीद लेती है और उसके बाद उस प्रोटीन को धीरे धीरे एज पर द डिमांड सेल करती है। मैंने काफी सारी फैक्ट्रीज भी विजिट करी है। कुछ फैक्ट्रीज के वेयर हाउस इतने बड़े होते हैं जहाँ पे वो 2-2 साल का मटेरियल स्टोर करके रखते हैं। ये मटेरियल सिर्फ वे प्रोटीन ही नहीं होता, इस मटेरियल के अंदर होता है वे प्रोटीन, इस मटेरियल के अंदर होता है रॉ जो फ्लेवरिंग ऐड होती है। आजकल ईस्ट प्रोटीन है तो ईस्ट वहां पे स्टोर होता है। काफी सारा जो कुछ केसेस में माल्टोडेक्सट्रिन भी ऐड होता है, वो भी वहां पे स्टोर होता है। और ऐसे काफी सारे मटेरियल होते हैं जो यहाँ पे स्टोर रहते हैं 1-2 साल तक, सो दैट कभी प्राइस ऊपर गया नीचे गया जैसे भी मैनेज हुआ, ये कंपनीज अपनी इन्वेंटरी के बेसिस पे प्राइस को फ्लक्चुएट कर पाती है। अब जैसे न्यूट्रा बॉक्स जो है, उसके फाउंडर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली थी कि 5 साल में प्राइसेस लगभग ट्रिपल हो चुके हैं। उन्होंने एडमिट करा कि करंट प्राइसेस पे वो जो प्रोटीन बेच रहे हैं उस पे उन्हें 10% लॉस हो रहा है। तो आपका सवाल होगा कि तो लॉस में क्यों बेच रहे हो, आप 10% बढ़ाकर बेच दो। बट देखो, ये जो प्रोटीन का मार्केट है ना, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। सारी ब्रांड्स में 20 to 50 रुपीज का डिफरेंस होता है, क्योंकि किसी का अगर कोई कस्टमर 50 रुपीज कम में खरीद रहा है और वो ब्रांड 50 या 100 रुपीज बढ़ा देती है अपना लॉस कवर करने के लिए, तो वो जो कस्टमर है वो दूसरी ब्रांड पे जंप कर जाएगा। कोई भी कस्टमर लॉयल नहीं होता। मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। और जब ये कस्टमर लॉयल नहीं होते तो कंपनी को बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे खेलना होता है। वो भी कुछ कंपनीज 50 रुपए का लॉस मैनेज कर रही है, कुछ कंपनी 100 रुपए का लॉस मैनेज कर सकती है। ये डिपेंड करता है कंपनी कितने टाइम से वो कितना लॉस वो हैंडल कर सकते हैं। अब हम ग्लोबली बात करते हैं, सिर्फ इंडिया की नहीं, मैं ग्लोब का जो वे प्रोटीन का डिमांड है उसकी बात करता हूँ। तो अमेरिका में जो WPC होता है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट,
जो एक स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल है वो $13 पर पाउंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक साल के अंदर 250% अप। आइसोलेट जो होता है वो 150% अप जा चुका है एक साल के अंदर। यूरोप में जो WPC 80 होता है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 80%, जो हम नॉर्मली कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन का रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वो मई में 26,450 यूरो पर टन का रिकॉर्ड टच करा था, जो लास्ट 1 ईयर से डबल पे पहुंच चुका है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब रॉ मटेरियल सोर्स करने वाली फैक्ट्री से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि हम तो पैसा देने को तैयार है, इंडिया के अंदर इतनी डिमांड है, बट सामने से माल ही नहीं आ रहा। सामने उनके पास सब कुछ सोल्ड आउट हो चुका है, उनके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है। फिर यहाँ पे एक सवाल आता है कि जिस कंट्री में, जिस देश के अंदर सबसे ज्यादा दूध का उत्पाद होता है, सबसे बड़ी डेयरी इंडस्ट्री है, वो बाहर से वे प्रोटीन क्यों खरीदता है? जब डेयरी इंडस्ट्री यहाँ है तो आप प्रोटीन क्यों नहीं बना पाते इस देश के अंदर? आप प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, रॉ मटेरियल, इनफैक्ट हमें तो रॉ मटेरियल बाहर बेचना चाहिए, बट हम बाहर से क्यों खरीदते हैं? इसके पीछे का भी एक रीजन है। अब आप स्क्रीन पे ध्यान से देखना, मैं एक प्रोसेस समझा रहा हूँ। वे प्रोटीन डायरेक्टली दूध से नहीं बनता। वे प्रोटीन एक बाय प्रोडक्ट है चीज बनाने का। जब चीज बनता है तो उसका एक बाय प्रोडक्ट प्रोटीन बन के निकलता है, जिसको हम सुखाने के बाद उसके अंदर, जब आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने पनीर बनाते हुए देखा होगा, कर्ड इकट्ठा हो जाता है, जो बाद में बचता है ना, वो वे प्रोटीन होता है। बट पनीर से वे प्रोटीन नहीं बन सकता क्योंकि वो एसिडिक वे होता है, चीज से ज्यादा अच्छा वे प्रोटीन बनता है। अब इंडिया का प्रॉब्लम क्या है? आपने लास्ट टाइम चीज कब खाया था? पिज्जा के ऊपर जरूर खाया होगा, पर एज सच हम यूरोपियन या अमेरिकन के कंपैरिजन में हम चीज बहुत कम खाते हैं अपनी डेली बेसिस पे। हम क्या करते हैं? दूध का घी निकाल लेंगे, मलाई निकाल लेंगे, मलाई से मक्खन बना लेंगे, पनीर बना लेंगे, पर हम चीज 10% से भी कम खाते हैं इस देश के अंदर। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उससे जो पनीर और इनसे जो वे बनता है वो काफी एसिडिक होता है, क्योंकि नींबू डाल के बनाया गया, विनेगर डाल के बनाया गया, और वो यूज का नहीं है। उससे आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट नहीं बना सकते, मतलब बना सकते हो पर वो मार्केट में बेचने लायक नहीं होता। यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इतनी बड़ी डेयरी इंडस्ट्री इंडिया की, उसके बाद भी हम वे प्रोटीन लोगों के लिए बना ही नहीं पाते। बट अब आपका सवाल होगा, तो फिर अमूल क्या कर रहा है? ये जो पराग मिल्क करके, अब जैसे हम पराग मिल्क की बात करते हैं तो ऐसा भी नहीं है, इंडिया के अंदर पराग मिल्क और अमूल अपना चीज बेच के वे प्रोटीन काफी सारा बनाती है। अब मैं थोड़ा डेटा आपको समझाता हूँ। पराग मिल्क फूड्स का जो अवतार 2017 से अपने खुद का चीज के प्लांट से वे प्रोटीन बना रहा है, इसलिए उनका ट्रेसिबिलिटी स्ट्रांग है। अमूल रोज 20 लाख लीटर लिक्विड वे जनरेट करता है अपने चीज और पनीर के प्लांट से। वो 2005 से वे पाउडर पहले बेकरी को बेचते थे, और अब अपने अमूल लस्सी, बटर मिल्क, इनका प्रोटीन छाछ जो आता है, इनमें ऐड करते सो दैट ये हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स बना सके। बट फिर भी इंडिया ने 2025 में 23,000 टन वे प्रोटीन इंपोर्ट करा, जो कि उसके पिछले साल के कंपैरिजन में 20% फिर भी ज्यादा था। डिमांड जितनी है ना, उसके सामने हमारी देसी जो सप्लाई है वो अभी बहुत छोटी है, मतलब हमारी तो बहुत ही कम सप्लाई है उसके सामने। तो अब आपका सवाल है कि तो फिर इंडिया के अंदर वे प्रोटीन आता कहां से है? इंडिया के अंदर वे प्रोटीन आता है मेनली अमेरिका से और यूरोप से। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, नीदरलैंड प्लस न्यूजीलैंड से भी आता है थोड़ा बहुत प्रोटीन। और जब ये माल इंडियन पोर्ट पे पहुंचता है तो उस पे लगती है इंपोर्ट ड्यूटी, HS कोड के हिसाब से रफली 30 से 40% तक। उसके बाद GST, तो लैंडेड कॉस्ट में ड्यूटी भी आ जाती है, फ्राइट भी आ जाता है, इंश्योरेंस भी, सब जुड़ जाता है। ये बेस लाइन है, और इसके बाद ये बेस लाइन भी पूरी तरीके से ट्विस्ट हो चुकी है 3 फोर्सेस की वजह से। रीजन नंबर 1, सबसे पहले तो आपकी गलती है जिसकी वजह से वे प्रोटीन महंगा हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी ज्यादा अवेयरनेस फैला दी। आप खुद तो प्रोटीन ले रहे हो, अब आप बोल रहे हो अपने माँ बाप को भी प्रोटीन लेने को, आपकी सिस्टर भी प्रोटीन ले रही है, आपका ब्रदर भी प्रोटीन ले रहा है, और आपके दोस्तों को भी आप फोर्स करते हो भाई प्रोटीन खाया कर, प्रोटीन खाया कर। तो आप अगर सबको प्रोटीन खिलाने लगोगे तो ये आएगा कहाँ से? ऊपर से आप मार्केट में जाके देखो, हर प्रोडक्ट के ऊपर हाई प्रोटीन हाई प्रोटीन हाई प्रोटीन लिखकर उसको बेचा जा रहा है। चाहे बिस्किट हो, आजकल तो हाई प्रोटीन नमकीन तक बेची जा रही है, क्रीम है, दूध है, सबके अंदर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन आएगा कहाँ से? सबका रॉ मटेरियल तो एक ही होता है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। रीजन नंबर 2, GLP-1 और ओजेम्पिक, मॉन्जारो। अब आप भले ये ड्रग्स नहीं लेते, बट USA में और इंडिया में इन ड्रग्स का भी बूम आया हुआ है, वेट लॉस ड्रग्स, जिनको आप इनडायरेक्टली बोलते हो कि ड्रग लेने से लोगों का वेट लॉस हो जाता है। तो डॉक्टर जब ये ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं ना, तो इस ड्रग पे लोगों को भूख नहीं लगती है, भूख लगना बंद हो जाती है, क्रेविंग्स बंद हो जाती है। अब जब क्रेविंग्स बंद होती है तो आप सबसे कम कैलोरीज खाते हैं, आप बिल्कुल मिनिमम कैलोरीज खाने लगते हैं, यानी कि 800 to 1000 कैलोरीज पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अब इतनी कम कैलोरीज जब कोई खाता है तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि उनकी डाइट में सबसे ज्यादा
अच्छी कैलोरीज जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए प्रोटीन से। तो डॉक्टर उनको बोलते हैं आप वे प्रोटीन पियो, उनके न्यूट्रिशनिस्ट, उनके डाइटिशियन उनको बोलते हैं आप वे प्रोटीन पियो या फिर हाई प्रोटीन फूड आइटम खाओ। और अब जो ओजेम्पिक, GLP-1 इस टाइप की ड्रग्स ले रहा है, तो आप ये अज्यूम मत करो कि वो जाके एक हाई प्रोटीन ऑमलेट खा लेगा या फिर 10 एग वाइट्स खा लेगा या एक चिकन ब्रेस्ट खा लेगा। वो खा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी क्रेविंग बहुत कम है। बट उसके लिए प्रोटीन पीना बहुत ईजी है, इसलिए काफी सारा जो उनका प्रोटीन का फोकस जाता है वो वे प्रोटीन के ऊपर जाता है। तो वहां से एक अलग डिमांड बढ़ रही है। और मैं खुद GLP-1 की व्हाट्सएप कम्युनिटी चलाता हूँ। इतनी बड़ी कम्युनिटी है, उसके अंदर दिन भर सिर्फ यही डिस्कशन चलता है कि कौन सा प्रोटीन लेना है, प्रोटीन मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ ब्लोटिंग हो रही है, कोई दूसरा प्रोटीन सजेस्ट करो। सेम दिन भर सिर्फ प्रोटीन की बात होती है वहां पे। रीजन नंबर 3, सप्लाई का बॉटल नेक बन चुका है। डेयरी की प्रॉब्लम नहीं है, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम भी नहीं है, बट सप्लाई नहीं हो पा रही है क्योंकि जो प्लांट्स है ना यूएस में, यूरोप में, ये फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। इसका एक एग्जांपल है कि चाइना में इतना ज्यादा वे प्रोटीन का डिमांड था तो अमेरिका ने उसका वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का डिमांड 47% तक कट कर दिया। कट करने का रीजन क्यों था? भाई हम पहले हमारे देश का तो देख ले, फिर तुम्हें देंगे बाद में। अब काफी सारे नए प्लांट्स भी बन रहे हैं। मैं जब रॉ मटेरियल की ये बात करता हूँ फैक्ट्री से, तो मुझे बताते हैं नए प्लांट्स बन रहे हैं, काफी जल्दी प्रोसेसिंग होगी। 2027 के एंड तक ये थोड़ा स्टेबल होगा, उससे पहले तो कोई चांस ही नहीं। अब रीजन नंबर 4, आपको लग रहा होगा वॉर की वजह से प्राइस बढ़ी। देखो, वॉर ने एक इनडायरेक्ट रोल प्ले करा है इसके अंदर। ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इफेक्टिवली बंद कर दी थी, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल चोक पॉइंट, वॉर रिस्क से इंश्योरेंस गायब और बड़े शिपिंग लाइंस ने ट्रांसिट सस्पेंड कर दी। 1500 से ज्यादा शिप्स फंस गई। अब टेक्निकली हमारा वे यूएस, यूरोप से आता है, हमारा वे वहां से रोके नहीं आता, लेकिन जब दुनिया में कहीं पे वॉर होता है तो इनडायरेक्ट पंचेस तो लगने ही है हमारे देश को। अब क्रूड बढ़ गया था, 90 से 105 पे आ गया, और हमारा जो रुपी है वो भी फॉल हो गया, 85 से 95, आई थिंक अभी 96 चल रहा है। सिर्फ करेंसी की वजह से 11% लैंडेड कॉस्ट बढ़ गई। तो आप सोचो, ये चारों चीजें मिलकर सब ने एक साथ वे प्रोटीन पर अटैक करा, और वे प्रोटीन का प्राइसेस आप देख रहे हो मार्केट में, उसके पीछे का रीजन यही है। कुछ कंपनीज ने ब्लेंड्स लॉन्च कर दिए, लाइक वे प्रोटीन के साथ थोड़ा सा प्लांट प्रोटीन मिक्स कर दिया, वे प्रोटीन के साथ सोय प्रोटीन मिक्स कर दिया। जो ब्लेंड्स बेचते थे आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट का, उसमें आइसोलेट काफी कम कर दिया और कॉन्सेंट्रेट बढ़ा दिया। ब्लेंड बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इन कंपनी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर आप ब्लेंड बना रहे हो तो लेबल पे बड़ा बड़ा मेंशन करो कि इट्स अ ब्लेंडेड प्रोटीन, और ब्लेंड का परसेंटेज भी प्लीज मेंशन करिए। और एक थोड़ा सा जो सबने गेम खेला उसको बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन, मतलब प्राइस सेम रखेंगे, सब चीजें सेम होगा, बस साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। या आपने डेयरी मिल्क के साथ देखा होगा, बचपन में 5 रुपए की डेयरी मिल्क कितनी बड़ी मिलती थी, 2 रुपए का पार्ले जी में कितने सारे पार्ले जी आते थे, अब वो सब छोटा हो चुका है। मतलब कुछ कंपनीज ने प्रोटीन का सब कुछ सेम रखा, स्कूप साइज छोटा कर दिया, 1 किलो के नाम पे 907 ग्राम बेचने लग गए, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आप खरीद तो उतना ही रहे हो बट ओवरऑल क्वांटिटीज कम हो रही। और काफी सारी कंपनीज ने नया एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, फर्मेंटेड ईस्ट प्रोटीन, जिसमें सुपर यून, नेचुरल टेन, कॉस्मेक्स, फूड स्ट्रॉन्ग, न्यूट्राबॉक्स, न्यूट्राबे, मिले प्रोटीन, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड जो अब ईस्ट प्रोटीन बेच रही है। इसके पीडी गैस वैल्यूज भी 1 है, डेयरी फ्री भी है, इसका दूध से, गाय से कुछ लेना देना नहीं है, इसको आप अनलिमिटेड क्वांटिटीज में बना सकते हो। और जैसा कि प्रोटीन का डिमांड बढ़ रहा है, तो सुपर यू ने स्टारबक्स के साथ मिलकर फर्मेंटेड फोम वाला एक ड्रिंक लॉन्च करा, और आप बिलीव नहीं करोगे कि ये कितने अच्छे नंबर्स कर रहा है। अब देखो, सच्चाई ये है कि ये प्राइसेस जल्दी गिरेंगे नहीं, ये इनफैक्ट अभी तो और बढ़ेंगे। और आपको एज अ कंज्यूमर इसमें क्या सिलेक्ट करना है, अपना बजट कैसे मेंटेन करना है, कौन से प्रोडक्ट पे जाना है, ये चॉइस मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ। सबसे पहले तो आज से आप प्रोटीन को प्राइस पर ग्राम, जिनका नहीं बिगड़ रहा है, जिनके पास बहुत पैसा है, वो ये वीडियो आगे यहाँ से स्टॉप कर दो आप, क्योंकि आगे आपके काम का नहीं है। बट अगर आप उनमें से हो जो मंथली बजट लेके चलते हो कि मैं डाइट पे इतना ही पैसा खर्च करूंगा, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख लेना। अब जैसे आप वे को आप रफली कंपेयर करोगे तो पर ग्राम वे आपको पड़ता है अराउंड 3.5 से 5.5 रुपए के आसपास, और इसी को आप अंडे से कंपेयर करोगे तो अराउंड 1 से 1.5 रुपए के आसपास पड़ता है। सोया चंक से कंपेयर करोगे तो 30 to 40 पैसे के आसपास पड़ता है पर ग्राम की बात कर रहा हूं मैं। और अगर हाई ये लो फैट पनीर, हाई प्रोटीन पनीर या फिर हाई प्रोटीन मिल्क की बात करोगे तो अराउंड 2 रुपए के आसपास पड़ता है। तो अगर वे देखो, वे तो ऑब्वियसली उसका ल्यूसिन कंटेंट हाई होता है और प्रोटीन उसके अंदर कंसंट्रेशन में ज्यादा होता है, इजी टू ड्रिंक होता है। बट अगर आपका मंथली बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा रहा है तो मेरी एडवाइस यहाँ पे ये रहेगी कि
प्रोटीन का कंजम्पशन आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, वे प्रोटीन का। और ये जो दूसरे आइटम है जैसे एग है, सोया चंक्स है, टोफू है, इनको आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो उसको बैलेंस आउट करने के लिए। अब दूसरी बात, लैब टेस्ट और लैब फॉरेंसिक पे ध्यान दो। मैं काफी सारे ब्रांड्स लैब टेस्ट करवाता हूँ, इसलिए मैं इस बारे में पूरी तरीके से आपको सच्चाई बता सकता हूँ। अगर आपको इनके लेवल पे ग्लाइसिन, टॉरिन, क्रिएटिन बहुत ज्यादा दिख रहा है किसी प्रोटीन ब्रांड पे, तो इसका मतलब वो थोड़ा अमाइनो के साथ खेल रहे हैं, जिसमें वो प्रोटीन की स्पाइकिंग दिखाना चाह रहे हैं, बट इन रियलिटी उनका प्रोटीन कंटेंट कम है। वे प्रोटीन आप जब कॉन्सेंट्रेट खरीदते हो तो देखो 65 to 70 ग्राम पर 100 ग्राम आपको मिलना चाहिए, दैट इज नॉर्मल। बट अगर उससे नीचे जा रहा है, 55 के आसपास जा रहा है, तो मतलब इन्होंने फिलर्स डालकर कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है उसके अंदर। और आइसोलेट में अराउंड 80 to 90% दिखना चाहिए। अगेन आइसोलेट में अगर आपको 65-60% दिख रहा है लैब टेस्ट में, लैब टेस्ट आप करवा सकते हो। मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी कि लैब टेस्ट कैसे खुद से आप करवा सकते हो, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको उसमें कम दिख रहा है आइसोलेट में, तो प्लीज इन ब्रांड्स पे फोकस मत करिए, क्योंकि हो सकता है ये आपको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तो आपको बता के कर रहे हैं, लेटर ऑन ये चुपचाप से करने भी लगेंगे। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रूल, रॉ मटेरियल 3 से 4 गुना महंगा हो चुका है। कुछ ब्रांड्स, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि हम तो दुनिया में सबसे सस्ता प्रोटीन बेचते हैं। अब आप कैसे सस्ता प्रोटीन बेचते हो आप ही जानते हो, क्योंकि मैंने तो कुछ अराउंड 16-17 ब्रांड से बात करी। नो वन इज एबल टू मैच दिस। या तो आपके पास 5 साल पुराना माल है जिसकी वजह से आप बेच पा रहे हो, तो वो तो वैसे ही नहीं खरीदना चाहिए, 5 साल पुराना माल है, या फिर आप फिलर्स डाल रहे हो। बट अगर जो ब्रांड हर बैच का लैब टेस्ट पब्लिश नहीं करती है, थर्ड पार्टी से करवाया, या फिर जो ब्रांड्स में आपने खुद से लैब टेस्ट नहीं करा, किसी मेरे जैसे चैनल से, किसी और चैनल, किसी और इन्फ्लुएंसर का लैब टेस्ट नहीं देखा, तो उन ब्रांड्स पे ट्रस्ट मत करो। क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर ये बताया था 70% प्रोटीन ब्रांड्स इंडिया में लैब टेस्ट से मैच ही नहीं करते। यहाँ पे मेरी एडवाइस ये रहेगी, कोई भी रैंडम न्यू ब्रांड पे ट्रस्ट मत करा करो। अरे इतनी सस्ती ब्रांड मिल रही है, ये कुछ इनका लॉन्च ऑफर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी सस्ता प्रोटीन बेच ही नहीं सकता है अनटिल अनलेस वो बहुत ही 1 साल का लॉस झेलना चाह रहा हो, बट उस लॉस को कवर करने के लिए भी तो फिर उसको आगे महंगा करना पड़ेगा। और लास्ट थिंग, पैनिक बाइंग मत करो, मैं सबको मना करता हूँ। देखो उसकी भी एक शेल्फ लाइफ है, ऐसा नहीं है कि आप 2 साल का प्रोटीन अभी से खरीद के रखोगे, वो खराब हो जाएगा बड़ा। थोड़ी बहुत चीजें जरूर एडजस्ट करो, मैनेज हो जाएगा। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2026 के एंड तक, 27 के भी एंड तक ये थोड़ा प्राइसेस इसी हिसाब से धीरे धीरे हाइक होंगे। उसके बाद थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि न्यू प्लांट्स बन रहे हैं रॉ मटेरियल के लिए, स्पेशली पोलैंड में, जहां मैंने काफी लोगों से बात करी। बट अब ये बात भी सोचो कि तब तक GLP-1 ओज़ेम्पिक की डिमांड और बढ़ चुकी होगी। अभी तक आपके मॉम डैड प्रोटीन लेते हैं, उन्होंने अभी चालू करा है। धीरे धीरे आपकी बुआ, आपकी मासी, वो भी लेने लगेगी। आपके दूसरे दोस्त जो अभी कचौरी समोसे खाते हैं ब्रेकफास्ट में, वो भी वे प्रोटीन लेने लगेंगे, तो ये डिमांड और बढ़ जाएगी, और काफी सारे लोग फिटनेस में भी आने लगेंगे। इस बीच अगर इंडिया ने अपनी वे कैपेसिटी पे इन्वेस्ट कर लिया, तो हम बन जाएंगे एक सुपर पावर, एक विश्व गुरु वे प्रोटीन के मामले में। देखते हैं वीडियो हिस्ट्री में जाती है नहीं। नेक्स्ट हमें कौन सा एक डिटेल्ड रिपोर्ट वाला वीडियो बनाना चाहिए, किस टॉपिक पे, कमेंट्स में बता दीजिए।